भी जुड़ेंगे हिजम भाई। तो सुजाता जी, मैं सीधे-सीधे आपके पास आता हूँ। ये हिरेन जोशी का मामला जो है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ता जा रहा है। कल एक खबर आती है जिसमें पवन खेड़ा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महादेव बेटिंग ऐप से उनको लिंक करते हैं और कहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का जो महादेव बेटिंग ऐप ने सो कॉल्ड पैसा बनाया और उसको हवाला के थ्रू भेजा गया दुबई और यूएई में, उसमें बेटिंग रैकेट के साथ-साथ हवाला रैकेट का भी शामिल होना तय है। और उसके बाद राज्यसभा की सीट 30-30 करोड़ रुपए में दी गई। ऐसा इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पे तो लगता था, अब भारतीय जनता पार्टी पे भी लग गया है कि 30 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीट दी गई और जिनको दी गई, उनके यहाँ कथित काम करने वाले काम करने वाले लोग या उसमें कथित एक महिला जो हैं, वो फाउंडर बन जाती हैं एक एनजीओ की, जिसका नाम मिलता-जुलता आईएमएफ। अब आईएमएफ से तो हम समझते हैं इंडिया मॉनेटरी फाउंडेशन होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन, माफ कीजिएगा। उसको आपने बना दिया आपका इंटरफेथ फाउंडेशन, माइनॉरिटी फाउंडेशन, इंटर माइनॉरिटी फाउंडेशन। फिर आप एनआईडी, एनआईडी से तो हमारा मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, वो एनआईडी को कुछ और बना दिया है। ऐसे ही एक इंसान का नाम आता है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाते हैं। अब चंडीगढ़ तो मैं रहा हूं, देखिए मैं 85 से लेके 94 तक चंडीगढ़ में रहा हूं, 11 साल। और इन 11 सालों में, 10 सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉलेजों के नाम हमको पता थे कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसको चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी बोलिए, पंजाब की यूनिवर्सिटी बोलिए, एक ही है। फिर 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं अपने परिवार के संबंध में जाता हूँ मोहाली से खरड़, और खरड़ में एक बड़ा कैंपस में देखता हूँ। मैंने कहा ये कौन है? कहते ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैंने कहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से तो पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी। तो ये नेम से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और पता लगा कि उसके जो संस्थापक हैं, उनका नाम है सतनाम सिंह संधू, वो भी राज्यसभा में बैठे हैं। और ये एक लड़की है हिमानी सूद, जिसका नाम कल से बहुत लोगों में चल रहा है, हिमानी सूद, हिमानी सूद। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर मानी जाती हैं। पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का यूपी कैंपस खुलता है, फिर खरड़ में, मोहाली में कैंपस खुलता है, और फिर एप्स्टीन फाइल के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो गुरुचरण यात्रा में गुरु के चरणों को लेके दिल्ली से पटना साहब गए थे, सुनने में आता है कि वो भी इस कथित एपिसोड में शामिल है। एप्स्टीन फाइल में तो उनका नाम था, उस टाइम वो क्लाइमेट प्रोग्राम के लिए गए थे। हालांकि देखिए, एप्स्टीन फाइल में बहुत लोगों के नाम लिए जाते हैं जिनका कोई कथित कनेक्शन शायद हो सकता है एप्स्टीन से ना हो। तो एप्स्टीन का काम भी था नेम थ्रोइंग का, वो इधर उधर के नाम थ्रो करता था, एक पावर ब्रोकर था। तो मैं ये नहीं कहता कि हरदीप सिंह पुरी के कोई कनेक्शन है एप्स्टीन फाइल में, बट ये जरूर है कि उन्होंने उनका नाम लेकर ये कहा कि देखिए हरदीप सिंह पुरी भी आ रहे हैं, फलाना भी आ रहा है, धमाका भी आ रहा है। वो गया नहीं गया वो अलग बात है। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के भी वो करीबी माने जाते हैं, जो सो कॉल्ड सतनाम सिंह संधू हैं। और हरदीप सिंह पुरी के पास ये महिला जो है हिमानी सूद, वो जब पहुंचती हैं तो वो हिरेन जोशी के पास उनके कनेक्शन कैसे पहुंच जाते हैं? इसका मतलब है कि उसका मिसिंग कनेक्शन हरदीप सिंह पुरी ही होंगे, क्योंकि हिरेन जोशी से एक हिमाचल की महिला जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम करती है, उसका हिरेन जोशी से क्या कनेक्शन? हिरेन जोशी तो गुजरात काडर से आए हैं। सडनली वो पीएमओ पे पहुंच जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन आईएमएफ बनाया जाता है। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिक, पारसी, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनका प्रतिनिधित्व किया और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले जाती है। उसके बाद हिमानी सूद को वेटिकन सिटी के पोप लुई द 14th से भी मिलवाया गया। अब देखिए, पोप से हर कोई नहीं मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब G20 के लिए 2025-24 में गए, 23 में गए थे, तब वो पहली बार पोप फ्रांसिस से मिले थे। तो ये हिमानी सूद किसी तरीके से लुई द 14th के पास पहुंच जाती हैं और वहां पे मोदी जी की तस्वीर से उनको आशीर्वाद भी दिलवा देती हैं मोदी जी को 2024 के इलेक्शन के पहले। और उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन में 240 सीटें आ जाती हैं, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री के कई विदेशी यात्राओं में हिमानी सूद साथ में जाती थी उनके, एज जो उनका कंटिंजेंट जाता था। किस कैपेसिटी में, ये हम भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े लोगों से उन्होंने, मोदी जी ने मिलवाया।
हिमानी सूद को। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद ने मोदी जी की लीडरशिप के नाम मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा भी की। और इफ्तार पार्टी तो लगातार ऑर्गेनाइज करती थी, सिख माइनॉरिटी ग्रुप्स हों, मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स हों। अब मोदी जी तो आरएसएस का झंडा लेके चल रहे थे, हिंदुत्व राष्ट्र का। सडनली उनकी एक इमेज बिल्डिंग की जाती है कि भैया अगर 2047 तक रहना है तो बाकी कम्युनिटीज को भी साथ लेके चलना है। तो भारत में स्थित सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों में शिरकत करना, उन्हें होस्ट करना, भारत के विदेश मंत्रालय में उनको कोऑर्डिनेट करना, ये सब हिमानी सूद ने किया। हिमाचल प्रदेश में एक जगह से वो आती हैं और ये भी कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा से जब उनको मिलवाया जाता है तो कहा जाता है भाई इनको असेंबली का टिकट दे दीजिए और नेक्स्ट सीएम ये बन सकती हैं अगर मोदी जी की कृपा रही। जेपी नड्डा जाके अमित शाह के, जेपी नड्डा तो अमित शाह के आदमी है, वो अमित शाह से जाके शिकायत कर देते हैं कि भाई ये जोशी जी जो हैं ये हिमाचल में सबका फ्यूचर धूमिल कर मैडम को बिठाना चाहते हैं। ये सारा एपिसोड मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये है क्या ऐसे कोई भी पीएमओ में घुसकर इस तरीके की चीजें कर सकता है? पीएमओ में भी शामिल हो गया, फॉरेन विजिट्स भी कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन भी लड़ना चाहता है, सीएम भी बनना चाहता है, और तमाम कारगुजारियां जो मुझे सुनने में आई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपने कानों पर। आपसे जरा मैं कुछ समझना चाहता हूँ जी। इसमें थोड़ा सा और पीछे चल लेते हैं। एक व्यक्ति थे सुकेश चंद्रशेखर, उनका नाम भी लेना जरूरी होगा क्योंकि उनके बारे में जब बात करी जाती है तो उनका नाम जैकलीन फर्नांडिस और बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ भी जोड़कर बताया गया था और ये कहा जाता था कि उनके जो लिंक्स हैं वो बड़े मजबूत हैं। और जब फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रोमोटर्स जो हैं उनको अरेस्ट करा गया था, वो वैसे तो कई बार अरेस्ट हुए लेकिन ये अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जब 2019 में अरेस्ट हुए और तब से वो तिहाड़ में, उनको बेल देने की बात आई तब 200 करोड़ का एक स्कैम सामने आया और ये सुकेश चंद्रशेखर इस बात को कह रहा था। अब सुकेश चंद्रशेखर का ये जो महादेव बेटिंग ऐप है उसका कहीं इसमें तो रोल नहीं है कुछ, क्योंकि ये तो कहा ही गया था ना कि कुछ ना कुछ है और महादेव बेटिंग ऐप दुबई से चल रहा है। तो इसमें जो दो नाम आए हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, तो रवि उप्पल शायद आपने बोला भी होगा कि वो जूस बेचता था और जूस बेचते बेचते वो इतना बड़ा आदमी बन गया। ये दोनों लोग जो है छत्तीसगढ़ के थे, तो इसलिए कह दिया गया कि इसमें वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल जी का नाम इन्होंने खामखा उलझाया, क्योंकि केवल इलेक्शन के टाइम पे ये बात आई, उसके बाद ये खत्म हो गई। इसका मतलब है उनके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं थे। लेकिन बहुत चिंता की बात ये है, ये जो तीनों इस वक्त रेजिग्नेशन आए हैं, सिर्फ हिरेन जोशी का रेजिग्नेशन नहीं है, इसमें जो दो और रेजिग्नेशन आए हैं वो भी बेहद ही चौंकाने वाले हैं। क्योंकि लॉ कमीशन के मेंबर हितेश जैन, अगर वो लॉ कमीशन के मेंबर बनाए गए पिछले साल, क्योंकि ये लॉ कमीशन बना ही पिछले साल था, तो एक साल के अंदर वो रिजाइन कर देते हैं, उनका रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर प्रसार भारती के चेयरमैन, उनके ऊपर तो बहुत सवाल हमेशा से उठते रहे हैं और एक ऐसे अधिकारी माने जाते हैं उत्तर प्रदेश कैडर के जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लोग खुलेआम लगाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 50,000 करोड़ का काम है, इसमें इन लोगों का क्या रोल है, इन सब का। तो हमें सुकेश चंद्रशेखर को भी अब नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो भी तिहाड़ में है और उस समय भी ये बात आई थी। लेकिन एक व्यक्ति जो आज बैठा हुआ है नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर, अगर उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और ये जो प्रो चांसलर बनाया हिमानी सूद को, तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि इनकी बड़ी सारी तस्वीरें मैं देख रही थी कि कई लोगों के साथ हैं जो धर्म गुरु हैं, और ये धर्म गुरु कौन से हैं? ये धर्म गुरु जो है ये सारे मुस्लिम्स हैं या बौद्ध हैं या क्रिश्चियन हैं, और
इनका मैंने एक और देखा कि जो कॉन्सुलेट्स मिडिल ईस्ट के हमारे यहाँ है, उनका कार्यक्रम इन्होंने ये IMF के थ्रू कराया। मतलब आई एम सो कंफ्यूज कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही ध्यान में आता है, लेकिन ये माइनॉरिटी फेडरेशन जो है इसके तहत इन्होंने कार्यक्रम कराया। उसके बाद ये खुलेआम आके बयान देती है। और सोचिए कि जिस वक्त इतना हिंदू मुस्लिम करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई कांग्रेसी आके ऐसा कोई कार्यक्रम कर दे किसी एनजीओ के थ्रू, तो सोचिए कि आप बवाल मचाएंगे। ये है छाती पीट पीट के रुदाली हो जाएगा। लेकिन हिरेन जोशी के ये करीबी हैं हिमानी सूद, ये हरदीप सिंह पुरी के करीबी, और हरदीप सिंह पुरी करीबी है सतनाम सिंह संधू के, जो इस वक्त राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो ये इतने बड़ा पूरा स्कैम जो है, इसके बारे में पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये लोग गए कहाँ। क्योंकि हम देख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा और आपको याद कराऊं, तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, उनका तो पता नहीं। मतलब क्या कुछ ऐसी प्लानिंग करी गई है कि आप अपना सिस्टम चलाते हैं। मैं तो ये सीधा मानती हूँ कि ये अगर जवाब नहीं मिलेंगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन करके इनको सामने नहीं लाया जाएगा, तो इसमें पीएमओ खुद इन्वॉल्व है। तभी तो सेवा तीर्थ नाम रख दिया ना। अब यहाँ पे अब समझ में आ गया आपको कि इन लोगों को रखा गया था सेवा करने के लिए। अब ऐसी तीर्थ यात्रा के बाद वो कौन सी तीर्थ पे गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, हम सवाल उठाएंगे और मुझे लगता है कि जवाब भी इन्हें देने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है, हरदीप सिंह पुरी की बात करें, उनके नाम तो हर ही जगह आ रहे हैं। मतलब अब अगर सतनाम सिंह संधू और ये हिमानी सूद के साथ नाम जुड़ रहा है, तो इस पर अभी तक कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूरे सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है। और हिरेन जोशी, हितेन जो है, और जो प्रसार भारती वाले थे, तीनों के तीनों गायब है। मतलब कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनको संरक्षण भी प्राप्त है, वरना बताए सरकार की ये कहाँ पे गए। जी, सौरभ चंद्राकर का नाम लिया। भिलाई छत्तीसगढ़ का एक जूस वेंडर बिलियनर बन जाता है। दुबई में अरेस्ट होता है अक्टूबर 2024 में इंटरपोल रेड नोटिस के बाद। इंडिया में एक्सट्रैक्ट होता है। 200 करोड़ रुपए की उसकी यूएई में शादी होती, जिसका जिक्र मैं अभी पहले कर रहा था, फरवरी 2023 में। और उसमें भी सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, नाचते हैं। रवि उप्पल उसका को प्रमोटर है, वो भी छत्तीसगढ़ से है। वो भी कॉल सेंटर यूएई, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया में चलाता था, जहां पे स्कैमिंग होती है, जिसको कहा जाता है स्कैमिंग होती है। और आप ही के नेता भूपेश बघेल हैं, उनके सन इन लॉ का नाम भी इसमें आता है, जिसमें पैसे के लेन देन में उनका भी नेक्सस मिलता है। तो जो छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियंस हैं, जिनके नाम एफआईआर में हैं, क्या उन पार्टियों का दायित्व नहीं बनता कि उनको असाइड कर दें, उनको प्रेसिडेंट पोस्ट से हटा दें, किसी और को बैठा दें? क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आपके परिवार की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज होता है। आपके उत्तराखंड में पहला यूसीसी लागू हो गया है, मेरा ख्याल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, और आप ही के पार्टी के प्रवक्ता जिहाद की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। तो इस तरीके की जो नरेशन चलती है, हालांकि अजय भाई मेरे से कई बार कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कहते हैं कोई स्लीपर सेल नहीं है कांग्रेस पार्टी में। मैंने कहा मान लिया स्लीपर सेल नहीं है, फिर इस तरीके की लूज टॉक क्यों करते हैं? नए नए आए लोग जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नरेशन को, भारतीय जनता पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए वो नरेशंस क्यों यूज किए जाते हैं, और इन नेताओं का क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं अंकिता भंडारी का नाम सुनते ही मतलब बहुत ही दुख होता है मुझे, क्योंकि मैंने उनकी माताजी, मैं उनकी माताजी से मिली हूँ, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, और जिन्होंने सबसे पहले उनकी आवाज उठाई थी, उनसे बहुत मेरा अच्छा एसोसिएशन है। और बहुत दुख होता है कि इस तरह से अगर बेटियों के साथ उनका शोषण की बात आ जा रही है, तो ये तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। और मतलब इस तरह का व्यक्ति अगर बैठा हुआ है मतलब पार्लियामेंट में, तब ये और चिंता की बात होती है। और सेवा तीर्थ नाम ही शायद इसलिए दिया गया है कि अब भगवान की सेवा बस इसी तरीके से करी जाएगी, पैसों से और इन सब तरीकों से। बेहद दुखदाई है मेरे लिए ये सुनना। लेकिन आपने जो बात छत्तीसगढ़ की बात करी है, तो आपको याद होगा कि वो चुनावों के पहले ही ये बात आई थी। उसके बाद अगर कोई तथ्य मिले होते, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सरकार है और आज भी भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता है, वो उन्हें छोड़ देते?
इसका मतलब ही है ना कि शायद उनको उन्होंने हवा में तीर सोच समझ के, शायद तो नहीं कहूंगी, सोच समझ के छोड़ा था, और उसमें जो भी तथ्य थे वो जानते थे कि वो असली में इस परिवार को नहीं छू पाएंगे या भूपेश बघेल जी को नहीं छू पाएंगे। और हम तो कह ही रहे हैं, अगर पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज को छोड़ दीजिए। हम तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको याद करा दूं कि जिस वक्त ये चारा घोटाला की बात आती है, तो उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो यूपीए की सरकार के समय पे स्टार्ट हुई थी। और हम वो लोग नहीं है जो कहते हैं कि 70,000 करोड़ एंड चक्की पीसिंग उसके बाद अपनी तरफ ले लो तो वॉशिंग मशीन में साफ कर लो। हम तो सच्चाई के साथ रहते हैं, हम महात्मा गांधी की पार्टी है। लेकिन आपने जो यूसीसी की बात करी है, यूसीसी में देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे, इट्स अ वेरी फ्लॉड यूसीसी इन द सेंस कि ये इस यूसीसी में जो ट्राइबल्स हैं उनको छोड़ दिया गया है। और इसमें लोग बहुत आक्रोशित इस बात से हुए कि यूसीसी में कहा गया कि जितने लोग लिव इन में रहना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराए। आई मीन लाइक, इज देयर एनी सेंस टू इट? जो लिव इन में रहना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहेगा? वो दुनिया को क्यों बताना चाहेगा? कई बार लोग लिव इन में कई कारणों से रहते हैं बिना लोगों को मतलब बताए। तो हमारा जो जैसे डिवोर्स लॉज है उसमें दिक्कतें बहुत सारी आ जाएंगी जब कोर्ट में मैटर जाएंगे। लेकिन चलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन जो स्लीपर सेल की बात आप कह रहे थे, मैं आपसे भी सहमत हूं, मैं शुक्ला जी से भी सहमत हूं कि हमारे यहाँ राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है कि जो स्लीपर सेल है उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। और जब आप सत्ता से बहुत दूर रहते हैं, बहुत समय तक बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसे प्रलोभन डेफिनेटली दिए जाते हैं। तभी तो सडनली आपको पता चलता है कि कोई नेता आपका छोड़ के चला गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे एक विधायक थे उत्तराखंड के, बद्रीनाथ के, सोचिए बद्रीनाथ के विधायक, और वो अचानक से एक मीटिंग अटेंड करते हैं लोकसभा 2024 इलेक्शन के दौरान, और जो कपड़े उन्होंने पहने थे अगले दिन वो दिल्ली में ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी। तो ये क्या है? ये समझने की जरूरत है हमें। और मुझे मालूम है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मैं तेलंगाना में थी, मुझे 3 दिन तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा क्योंकि मुंबई पुलिस पीछे पड़ गई थी। और मतलब इंटेरोगेशन भी उसमें 3-3 दिन की हुई। बाद में जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गई, उस समय भी जवाब दिया। लेकिन ये क्या है? ये हैरेसमेंट का तरीका होता है कि जो कमजोर कड़ी मिल जाएगी उसको तो आप पकड़ के ले जाओगे। हमारे ले गए ना कुछ लोकसभा चुनाव के जिस वक्त जिस फेज का होता था उस जगह का आदमी पता चलता था कि बीजेपी में चला गया। तो कहीं पे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमारे पास कुछ है नहीं जी, हम तो टीचर हैं, इसलिए हमारे नाम पे कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसमें हमने कुछ गलत किया हो, तो हमारे ऊपर तो कुछ चलता नहीं है। लेकिन स्लीपर सेल होते हैं या नहीं, ये मेरे नेता राहुल गांधी जी ने बोल दिया है। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो किसी कारण से कही है। और डेफिनेटली जब धर्म की बात होती है तो धर्म वाला पिच भाजपा इस्तेमाल भी कर रही है और अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, बॉट्स के माध्यम से, अपने मीडिया को क्या फीड दिया जाता है कि यही आपने चलाना है, उसके माध्यम से। इसलिए, और हमारे जैसे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट वो खुद एक पंडित है, गणेश गोदियाल जी, तो ब्राह्मण है, पंडित है। और अगर उनके रहते अगर मुझे बोलना पड़ेगा धर्म के बारे में तो ये तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वो मुझे दिशा निर्देश देंगे या मैं अपने मर्जी से कुछ भी बोल लूंगी? इसलिए जब ऐसी बातें आती हैं, जैसे जिहाद के डेफिनेशन को अभी बोला वो मदानी ने, उसके बाद बीजेपी वालों ने चलाया ऐसा एक वीडियो उत्तराखंड के एक प्रवक्ता का, लेकिन वो बेहद ही मतलब गलत तरीका था उनका ये करने का भी, और वो कोई आधिकारिक बयान नहीं था। तो इस बात को समझना चाहिए। कुंभ के बारे में बात हुई, तो कुंभ के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थाओं को करे। अगर इसके विपरीत जाके उसमें कोई मीन मेक निकालेगा तो वो आधिकारिक बयान नहीं होगा। इसलिए ये बातें आ जाती है कि ये जो है स्लीपर सेल की बातें जो आप बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जनता के मुद्दे इतने मजबूती से कांग्रेस पार्टी उठा रही है पूरे देश में, और हर बात को हम जनता के सामने ला रहे हैं
कि ये सब इमटेरियल हो जाता है। जो गलत कर रहा है वो अपने अपने मतलब जैसे हफ्ता बंधा होता है ऐसे लोगों का, वो उसको बचाने के लिए भी कई बार करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जनता के ऊपर ऐसे लोगों का कोई असर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि बीजेपी क्या करती है और हमें मुद्दों पे रहना है। हम मुद्दों पे